हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैं व्यूवर से रिलेटेड कोई घटनाएं लेकर नहीं आ रहा हूं, तो वीडियो अब आ चुकी है। आप में से कुछ लोगों को सब्सक्राइबर्स रिलेटेड वीडियो नहीं पसंद है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे मेरे सारे दर्शकों से रिलेटेड वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं, तो आप लोग भी इन्हें एंजॉय करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो, तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मुझे मेरे एक व्यूअर सत्यम जी ने भेजी है। सत्यम जी ने ये घटना मुझे लखनऊ से भेजी है और उनका कहना है कि ये घटना उनके गांव मरियाबाद के पास घटी थी, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब आगे की घटना मैं आपको सत्यम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सत्यम है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। वैसे मेरा गांव मलियाबाद के पास ही है। मलियाबाद तो आप लोग जानते ही होंगे, आम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है। घटना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। घटना है 1995 की, जब मैं करीबन 2 साल का हुआ। तो मुझे मेरे दादाजी ने एक घटना के बारे में बताया था। यह घटना उसी साल में घटी थी जिस साल में पैदा हुआ था। हमारे गांव का घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। हमारे छोटे छोटे बाग के पेड़ भी थे। हमारे घर के बगल में एक चाचा जी रहते थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं रहता था। उनका बस एक कमरे का ही मकान था। उनके पास एक खेत था जिसमें उन्होंने ढेर सारे आम के पेड़ लगाए हुए थे। बड़ी ताज्जुब की बात थी, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी रहते थे। उनके परिवार में उनके अलावा कोई और था भी नहीं। उनके पेड़ों को कोई छू भी नहीं सकता था। वो अपने आम के बगीचे में ही ज़्यादातर रहा करते थे। उनका आम का बगीचा बाकी बगीचों से काफ़ी ज़्यादा दूर था। वो ज़्यादातर वहीं पर ही रहते थे। मेरे घर से उनकी काफ़ी पड़ती थी। पापा और दादाजी कभी कभी उनके बगीचे में चले भी जाया करते थे। उस वक्त जब मुझे इस घटना के बारे में पता चला, तब मेरी उम्र करीब 5 या 6 साल की थी। लेकिन दादाजी अक्सर मुझे इस घटना के बारे में बताया करते थे। वो चाचा जी दादाजी के भी अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी थे। किसी को भी अपने बगीचे में आने नहीं देते थे। कोई पेड़ अगर सूख जाए तो उस पेड़ की सूखी हुई लकड़ियाँ भी वो किसी को नहीं ले जाने देते थे, ताकि वो लकड़ियाँ किसी के काम आ सके। सर्दी हो या बारिश, वो पेड़ की लकड़ियाँ वहीं पर रह के बर्बाद हो जाती थीं, लेकिन वो किसी के भी काम नहीं आते थे। उनका ये कहना था, जब इस पूरे दुनिया में मेरे कोई काम नहीं आया तो मैं और मेरी चीज़ भी किसी के काम नहीं आएंगी। ऐसा करते हुए 2-3 साल बीत चुके थे। जिस साल में मेरा जन्म हुआ, उसी साल में वो चाचा जी की मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। रहस्यमय बात तो यह है कि उनकी तबीयत उन्हीं के बाग में ही खराब हुई थी। वो आधे से ज़्यादा टाइम वहीं पर ही रहते थे। उनको प्यास भी बहुत लगती थी। उनको कोई पानी तक देने नहीं जाता था। वो खुद सारा काम किया करते थे। बुजुर्ग भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। उनकी उम्र 75 से 80 वर्ष के बीच की थी जब उनकी मौत हुई। काफ़ी दिनों तक जब वो घर नहीं आए, तो पिताजी और दादाजी उनके बाग में उनको ढूंढने गए, जहाँ पर उनका मृत्यु शरीर एक आम के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। और वो थोड़ा बहुत सड़ भी चुका था, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से वहीं पर ही था। उनके बगीचे की तरफ कोई जाता भी नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर भी था। आमतौर पर वहाँ पर लाशें भी जलाई जाती थी, लेकिन वो वहीं पर ही पूरा दिन रहा करते थे। शाम के वक्त वो अपने घर पे लौट के आ जाया करते थे। लेकिन जब 2 से 3 दिन तक उनको किसी ने देखा नहीं, तो उनको ढूंढने के लिए लोग बगीचे में गए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चली। तो ये थी इस बगीचे के बारे में छोटी सी जानकारी। अब मैं आपको वहाँ पर घटी उस घटना के बारे में बताता हूँ। दरअसल चाचा जी के ख़त्म हो जाने के बाद उनका सारा क्रियाक्रम और सारी चीज़ें उनके बगीचे के पास ही की गई थी। उनके कुछ ज़रूरी सामान, जैसे कि कपड़े या जिस बर्तन में वो खाना खाते थे, उन सबको उसी बगीचे में ही रख दिया गया और उनके घर को बंद कर दिया गया। वो घर आज भी बंद है। काफ़ी छोटा सा घर है, जो कि एक कमरे का ही है, तो उस पर कौन ही कब्जा करेगा। खैर, उनके क्रियाक्रम के बाद और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद उनके बगीचे में ढेर सारी लकड़ियाँ भी थीं। तो कई गाँव वालों ने सोचा
कि उन लकड़ियों को उठाकर वो अपने घर ले आएंगे, जिससे उन्हें अपने घर के चूल्हे को जलाने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। और सर्दियों का भी उस वक्त शायद वक्त था, तो लोग कुछ लकड़ियों को अपने घर भी ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। वो लोग शाम के वक्त वहां पर लकड़ियों को उठाने गए थे, तभी उनको बगीचे के अंदर से मरे हुए चाचा जी की आवाज आने लगी कि मेरे पेड़ की लकड़ियां मत ले जाओ, वरना तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। ये आवाज उन लोगों ने साफ साफ सुनी। कई लोगों को लगा कि ये शायद उनका वहम है, तो वो लोग लकड़ियों को खींच के ले जाने लगे और उनकी आंखों के सामने आम के बड़े बड़े पेड़ों की ताजी डालें टूट के उनके आंखों के सामने गिर रही थी। किस्मत अच्छी थी कि वो लोग मरने से बच गए, वरना वो डाल उनके सर पर ही गिरती और वो लोग शायद मर भी जाते। वहां पर दादाजी की आत्मा थी। ये घटना उस वक्त सिर्फ 2 लोगों के साथ घटी थी, और वो लोग जब भागते हुए अपने गांव में गए तो उन्होंने बताया कि ये सारी घटनाएं वहां पर घटी हैं। लोगों को लगा कि शायद ये अफवाह है, इसलिए इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो बगीचा गांव से थोड़ा सा दूरी पर ही था, इसलिए लोग वहां पर बहुत कम जाते थे। लेकिन गांव के कुछ चंचल बच्चे जिनको आम खाने की ललक थी, वो एक बार आम के सीजन में उस बगीचे पे गए, जिसमें अच्छे खासे आम भी निकले हुए थे। फिर जो वहां पर उन बच्चों के साथ घटा वो बहुत ही ज्यादा अजीब घटना थी। आम के पेड़ थोड़े से ज्यादा ऊंचाई पर ही थे। शाम लगभग हो चुकी थी। वो लोग शाम के वक्त ही वहां पर जाते थे, क्योंकि शाम को थोड़ी गर्मी कम रहती है। उस वक्त शाम के करीब 6 या 7 बज रहे थे। सूरज लगभग डूब ही चुका था। दोनों बच्चे अपने हाथ में झोला लेके आम के पेड़ पर चढ़ने लगे। ऊपर काफी ज्यादा अंधेरा था, क्योंकि पेड़ काफी ज्यादा घना था। हल्की फुल्की रोशनी भी उस अंधेरे में किसी को भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन हरे हरे आम उन्हें साफ साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि हम उस पेड़ पे चढ़ के आम को तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ गांव वालों के लिए भी लेकर चले जाएंगे। और ये शायद उन बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। वो दोनों बच्चे अलग अलग पेड़ पर चढ़े। एक बच्चा तो पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने भी लगा, और दूसरा बच्चा भी दूसरे पेड़ पर चढ़ा। पेड़ काफी ज्यादा ऊंचाई पे थे, इसलिए उन्हें चढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ तो हुई, लेकिन किसी तरह मेहनत करने के बाद वो लोग काफी ऊंचे डाली पर चढ़ गए और आम को तोड़ने लगे। उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम अमन था। उस वक्त उस बच्चे की उम्र करीब 12 या 13 वर्ष की ही थी। अमन उसी पेड़ की एक डाल पर बैठे हुए आम को तोड़ रहा था, और तभी अमन को उन्हीं चाचा जी की आवाज आई जो कि उस बगीचे में मरे थे। जैसे ही अमन पीछे घुमा, उसने साफ साफ देखा कि चाचा जी उसके पीछे बैठे हुए हैं। उनकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो चुकी हैं, जैसे सफेद कंचा होता है, और चाचा जी ने अपने शरीर पर एक भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, और वो वहीं पर ही बैठे हुए थे। चाचा जी उसको देख के जोर जोर से चिल्लाने लगे, और अमन भी उनको देख के डर गया। उसके हाथ पैर बुरी तरीके से कांपने लगे, और जितनी मजबूती से उसने उन पेड़ की डालियों को पकड़ के रखा हुआ था, वो सब ढीला होता गया। उसके हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए थे। डर की वजह से उसका हाथ और पैर उस आम की टहनी से फिसल गया, और वो ऊंचे पेड़ से साफ साफ नीचे बड़ी सी पत्तियों के ऊपर जाके गिरा। उसके हाथ पैर में बुरी तरीके से चोट आ गई थी, लेकिन वो नॉर्मल पत्तियों पे आकर गिरा, इसलिए उसके सर पे चोट नहीं लगी। काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसके दोस्त ने उसको देखा, और फिर वो भी तुरंत पेड़ से नीचे उतरने लगा। तभी उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसको पेड़ से किसी ने धक्का दिया है, और वो काफी जोर से आगे जमीन पर ही गिर गया। लेकिन उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई, क्योंकि वो जिस पेड़ पर चढ़ा था वो उतना ऊंचा नहीं था। हालांकि उसके हाथ पैर में हल्की फुल्की मोच आ गई थी। वो भागते हुए अपने दोस्त के पास गया, और समय को बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए वो अपने दोस्त को पकड़ के बगीचे के बाहर लेकर आया। उसके दोस्त को बहुत ही ज्यादा जोर से दर्द हो रहा था, और वो काफी ज्यादा डर भी गया था। डर की वजह से उसके हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। किसी तरह वो कोशिश करके अपने दोस्त को गांव पर वापस लेकर आया। तब तक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उल्टी वगैरह भी काफी ज्यादा आ रही थी। ये सारी चीजें जब उसने अपने घर वालों को बताई, तो उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। धीरे धीरे ये सारी बातें मेरे भी घर पे पता चली। घर वालों ने तुरंत किसी वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने दवाई दी, लेकिन वो दवाई देने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद उसी वक्त शाम को जान पहचान के एक पुजारी जी को बुलाया गया, जिन्होंने जब उस बच्चे को देखा तो उन्हें साफ साफ पता चला कि उसको किसी आत्मा की हवा लग चुकी है, इसीलिए उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ झाड़ फूक करने के बाद तो उसकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन दूसरा दोस्त जिसको पेड़ से धक्का दिया गया था,
उसकी पीठ पर पंजे के निशान बने हुए थे, जो कि किसी बड़े आदमी के ही थे, जो कि साफ साफ बने हुए थे। जब ये बात धीरे धीरे गांव में पता चली तो सबको यह विश्वास हो गया कि मरने के बाद भी वो बूढ़े चाचा जी, उनकी आत्मा अभी भी उनके बगीचे में ही है, जो कि बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बगीचे में कोई भी आकर रहे। हालांकि सच बताऊं तो हमारे घर वाले जब भी उस बगीचे के अंदर जाते हैं, हमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता है। हम अगर वहां पर आम भी तोड़े या वहां पर लकड़ियां भी लेकर आए तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन तब भी मेरे दादाजी और मेरे पिताजी वहां से एक भी सामान उठाकर नहीं लाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं। इस घटना के बाद उस बगीचे में कोई भी नहीं जाता है, और कभी कभी तो लोग जब उस बगीचे के बगल से गुजरते हैं तो उनको रात में या फिर दिन में कभी कभी चाचा जी की उस आत्मा को भटकते हुए देखते भी रहते हैं। हालांकि साफ साफ वो नजर नहीं आती है, लेकिन एक परछाई जो कि कभी पेड़ों के ऊपर बैठी हुई दिखती है या जंगलों के बीच में कभी भटकती हुई भी नजर आती है। पेड़ की जड़ों के पास बैठ के वो जोर जोर से हंसती और चिल्लाती भी है। उसकी आवाज कई बार लोग सुन लेते हैं। फिलहाल इस समय तो ऐसी कोई भी आवाजें वहां पर नहीं आती हैं। वो बगीचा अभी भी वहां पर ही है, उसमें आम भी निकलते हैं। कुछ बच्चे वहां पर उस आम को तोड़ने भी जाते हैं, और कुछ जानवर लोग वहां पर जाते हैं ताकि वो घास चर सके। लेकिन वहां पर अब ऐसी कोई भी घटना नहीं होती है। लेकिन सन 2000 से पहले ऐसी अजीब सी घटनाएं वहां पर हुआ करती थी, और हमारे घर वालों को अभी भी लगता है कि दादाजी की आत्मा के साथ साथ और भी कई बुरी आत्माएं उस बगीचे में हैं। इसलिए वहां का कोई भी फल ज्यादातर लोग हमारे घर में नहीं खाते हैं। हालांकि उस बाग में अब ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि उसमें अब फल भी नहीं निकलते, बस हरे हरे बगीचे हैं वहां पर। आम के सीजन में भी उसके आम के पेड़ों पर आम नहीं आते, और सब कुछ एकदम नॉर्मल होता जा रहा है। धीरे धीरे एक एक करके सारे पेड़ सूखते भी जा रहे हैं। ये घटना जो हमारे गांव में घटी एकदम सत्य है। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको अपने व्यूअर की भेजी गई दूसरी एक घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मोहन जी ने मुझे बिहार से भेजी है। मोहन जी बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। और अब आगे की घटना मैं आपको मोहन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मोहन है। मैं बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूँ। वैसे तो ये घटना बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, और इसके सत्य होने का मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन ये घटना मेरे ही साथ घटी थी, और मेरे ही घर में घटी थी। ये घटना सन 2007 की है। मेरे घर में एक बार किराए पे कुछ लोग रहने आए थे। उनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। लेकिन उस वक्त हमारे घर में फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। उस वक्त पापा मम्मी ने उन पर उतना ध्यान नहीं दिया, और किराए के लिए कमरा उनको रेंट पर दे दिया। उस वक्त मेरी उम्र मात्र 7 या 8 वर्ष की थी। मैं काफ़ी ज़्यादा शैतान भी था और चंचल भी था। मेरे पास एक गेंद हुआ करती थी जिससे मैं पूरा दिन खेला करता था। उस गेंद की आवाज़ से मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी होते थे, और उन्हें गुस्सा भी आती थी। पापा अक्सर गुस्से में मुझसे बोला करते थे कि तुम अगर किसी को ज़्यादा परेशान करोगे तो ये गेंद वो उठाकर फेंक देंगे या किसी और को दे देंगे। मुझे भी उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वो मुझे खेलने नहीं देते थे। इसलिए मैं नीचे न जाके ऊपर छत पर खेला करता था। जो किराएदार हमारे यहाँ रहने आए थे वो ऊपर छत वाले कमरे पर रहते थे, तो मैं उन्हीं की दीवार पर अपनी गेंद को बार बार फेंका करता था और पकड़ा करता था, जिससे वो सारी आवाज़ उनके कमरे में जाया करती थी। एक बार शाम के वक्त करीब 6 या 7 बज रहे होंगे, मैं दोबारा अपनी गेंद के साथ उसी छत वाले कमरे के बाहर खेल रहा था। बॉल की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, और वो आवाज़ पूरी अंदर जा रही थी। मुझे इस बात का ज्ञान था कि उनको शायद मेरे खेलने से दिक्कत हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल भी नहीं रुका। जो लोग किराए पर मेरे यहाँ रहने आए थे वो एक पति पत्नी थे। उनका एक 6 या 7 साल का एक छोटा सा बच्चा था, जो कि कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता था। मेरी और उसकी उम्र लगभग एक ही थी। आमतौर पर बच्चे एक दूसरे से मिलने के बाद साथ में खेला कूदा करते हैं, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। सुबह जब उसके पिताजी अपने काम पर चले जाते थे तो अपनी माता जी के साथ पूरा दिन घर में ही रहता था।
और शायद उसके घर वाले उसको पढ़ाई लिखाई के लिए भी बाहर स्कूल नहीं भेजा करते थे। कई बार मम्मी ने उनसे पूछा कि आप इनको स्कूल क्यों नहीं भेजती हैं, तो उसकी माताजी बहुत ही अजीब सा जवाब देती थी कि इस समय घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, वो अभी उसकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बात सुनने में थोड़ी ज़्यादा अजीब लगती तो थी, लेकिन उनके घर में अक्सर ऐसा सामान आया करता था जो कि हम एज अ मकान मालिक भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डेली अच्छा खाना भी बनता था और अच्छे कपड़े भी वो लोग पहना करते थे। उस वक्त मेरे पापा के पास एक स्कूटी थी, लेकिन जो हमारे यहाँ किराए पर रहने आए थे उनके पास एक मोटरसाइकिल थी। तो उनको देख के ऐसा लगता तो नहीं था कि वो उसकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन खैर वो उनका पर्सनल रीज़न था, इसलिए मम्मी ने उनसे ज़्यादा बात भी नहीं की। एक बार शाम के करीब 6 या 7 बज रहे थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर गए हुए थे। रोज की तरह मैं उस शाम को भी अपनी छत पर गया और अपनी बॉल से खेलने लगा। जब मैंने देखा कि उनके कमरे में ताला लगा है, तो मुझे लगा कि शायद वो लोग कहीं घूमने गए हैं। तो मैं अपनी बॉल को उन्हीं के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा और खेलने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि उसी दरवाजे के अंदर से, जो कि बंद था, जोर जोर से आवाज आने लगी उस दरवाजे की। मैं एकदम शॉक्ड हो गया। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उस दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उस वक्त शाम के करीब 7 या 7:30 बज रहे थे। ऊपर छत पे कोई बल्ब भी नहीं लगा है, तो अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उनके कमरे के बाहर एक छोटी सी खिड़की थी। मैंने हिम्मत की और मैं जाके उसी खिड़की से कमरे के अंदर देखने लगा। जो चीज़ मैंने देखी वो देख के मैं एकदम हैरान हो गया। वो बच्चा, जिसकी उम्र करीब मेरी जितनी ही थी, वो उसी कमरे के अंदर बैठा हुआ था और बहुत ही अजीब तरीके से। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसके हाथ पैर एकदम टेढ़े हो चुके थे और वो अपने कमरे के टेबल पर बैठा हुआ था, ना कि बिस्तर पे और ना कि कुर्सी पे। वो उस टेबल पर बैठे हुए अजीब सी हरकतें कर रहा था, मतलब कि उछल कूद, और बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था, जैसे कि वो कोई इंसान नहीं, कोई बंदर हो। मैं उसको चुपचाप खिड़की से ही देख रहा था। पता नहीं कैसे उसको ये आभास हो गया कि मैं उसे देख रहा हूँ। वो तभी मेरी तरफ देखने लगा और वो इतनी फुर्ती से टेबल के उछल से कूद के खिड़की के पास आया और उसने अंदर से ही मेरे हाथ को पकड़ लिया। जब मैंने उसके हाथ को देखा तो वो हल्का फुल्के नुकीले थे, मतलब कि उसकी उंगलियां थोड़ी सी नुकीली थी आगे से। नाखून एकदम नॉर्मल थे। मुझे ये देख के बहुत अजीब सा लगा। उसके दांत हल्के हल्के काले हो चुके थे। देख के ऐसा लग रहा था कि वो कोई जानवर है। मैंने अपना हाथ उससे छुड़ाया, जिसकी वजह से मेरे हाथ में थोड़ा जख्म भी हो गया, और भागते हुए मैं नीचे मम्मी के पास गया। मैंने मम्मी को ये चीज़ बताई जो कि मैंने ऊपर महसूस की। मम्मी मेरी बात सुन के भागते हुए ऊपर आई, तो उन्होंने भी देखा कि वो लड़का कमरे के अंदर बंद है और अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जब ज़मीन पर मम्मी ने देखा तो वहाँ पर बहुत ढेर सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, जो कि किसी काला जादू या काली शक्ति के लिए उपयोग की जाती थी। मम्मी ये देख के समझ गई कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ शायद इस बच्चे के ऊपर कोई काली तंत्र विद्या कर रहे हैं। उनका इंतज़ार किया गया। करीबन आधे से 1 घंटे बाद वो लोग आ गए और मम्मी ने तुरंत उनका दरवाज़ा खुलवाया। उन्होंने जैसे ही देखा वो बच्चा एकदम नॉर्मल था। दरवाज़ा खोलते ही वो एकदम शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसको अचानक से पता चल गया कि उसके माँ बाप दोनों लोग आ चुके हैं। उनके आते ही मम्मी उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगी और तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए बोला। उस वक्त घर में पापा भी थे और 1-2 लोगों को मम्मी ने और बुला लिया था। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो लड़का अपने बिस्तर पे एकदम चुपचाप सो रहा था। ज़मीन पर जितना भी सामान मम्मी ने पड़ा हुआ देखा था वो सब गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसने खुद ब खुद ये सब साफ सफाई की है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। मम्मी ने फिर उस बच्चे को देखा जो कि नॉर्मल था। मैं तो उससे डर की वजह से दूर ही खड़ा था, लेकिन उसकी हालत को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले ये एक अजीब राक्षसों जैसा बर्ताव कर रहा था। उस वक्त रात के करीब 8 बज चुके थे। अंधेरा भी लगभग हो ही गया था। छत पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। मम्मी पापा ने उन दोनों को तुरंत कमरा खाली करने के लिए बोला। उन्होंने मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने तुरंत मना किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर से अभी तुरंत बाहर जाइए, आप कमरा खाली कर दीजिए।
उनका रेंट भी हम लोगों ने वापस कर दिया था। उन्होंने मम्मी पापा से 2 दिन का टाइम मांगा कि उनको नया घर मिलते ही वो शिफ्ट हो जाएंगे। बच्चे की हालत को देखते हुए मम्मी पापा ने 2 से 3 दिन का टाइम भी दे दिया ताकि वो लोग घर खाली कर दें। रात भर वो लोग अजीब तरीके से चिल्लाते थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके बात भी करते थे। ऐसा लगता था कि वो कोई अजीब अजीब सी चीज़ बोल के कोई तंत्र विद्या कर रहे हो। मम्मी को तो उसी दिन उन पे शक हो गया था। 2 दिन तक वो लोग अपने कमरे से बाहर तक नहीं आए, पूरा दिन अपने कमरे के अंदर ही रहते थे। फिर तीसरे दिन उन्होंने घर को खाली कर दिया। उसके बाद जब हम उनके कमरे पे गए तो वहाँ पर बहुत ही अजीब सी उबन टाइप की हो रही थी, बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। मैंने देखा कि कमरे की एक दीवार पर उन्होंने अजीब सा चिन्ह बनाया हुआ था। वो शायद किसी राक्षस का था या किसी चीज़ का था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मम्मी एकदम डर गई थी। उसके बाद उन्होंने उस कमरे में पूजा भी करवाई। पंडित जी ने बोला था कि शायद हो सकता है वो लोग कोई काली विद्या करते हो, जिसकी वजह से कोई आत्मा उनके बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाती हो। हालांकि क्या सच था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उनके जाने के बाद हमने दोबारा ऐसे किसी किराएदार को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखा। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको अपने व्यूवर की भेजी गई एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझको पार्वती जी ने बनारस से भेजी है, और अब आगे की घटना मैं आपको पार्वती जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हॉरर वाइब्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पार्वती है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मैं हॉरर वाइब्स को करीबन 6 महीने से सुनती आ रही हूँ और मुझे इनकी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं भी अपनी एक घटना इनको बताऊं। घटना कुछ ऐसी है कि मेरे दादाजी अक्सर भूत भगाने का काम करते थे। मतलब वो कोई तांत्रिक नहीं थे, वो एक नॉर्मल पुजारी थे। लेकिन बचपन से उनको ऐसी विद्या मिली थी या उन्होंने ऐसा कुछ सीखा था कि वो किसी भी तरह छोटा मोटा झाड़ फूक करके किसी के ऊपर चढ़ी गई हवा या फिर आत्मा को उतार सकें। ये घटना तब घटी थी जब दादाजी की उम्र करीब 40 से 45 साल की थी। उस वक्त शायद मैं भी पैदा नहीं हुई थी। इस घटना के बारे में मेरे पापा ने मुझको बताया था। रोज की तरह दादाजी अपना काम करते थे और कभी भी गांव में किसी भी तरीके का किसी को भूत पकड़ लेता था या फिर किसी भी तरीके की कोई भी हवा लग जाती थी तो वो लोग दादाजी को अक्सर उनकी नज़र उतारने के लिए बुलाया करते थे। नज़र उतारने का मेन मतलब ये होता है कि कोई आदमी अगर किसी की भी नज़र उतारेगा या किसी के भी ऊपर चढ़ी गई कोई हवा झाड़ेगा तो वो चीज़ उस आदमी के अंदर प्रवेश कर जाएगी। मतलब कि अगर मेरे दादाजी किसी की भी नज़र उतारते थे तो वो आत्मा या हवा जो भी उस आदमी के ऊपर चढ़ी होती थी वो दादाजी के ऊपर आ जाती थी। फिर कुछ समय बाद वो दादाजी के ऊपर से चली भी जाती थी। ऐसी एक अजीब सी घटना हुई। हमारे गांव के एक बगल वाला गांव था जहां पर एक लड़की को किसी हवा ने पकड़ लिया था। वो लड़की बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी और वो ज़्यादा खतरनाक हवा थी। वो शायद कोई रूह थी जो किसी तांत्रिक के चंगुल से छूट के बाहर टहल रही थी। वो छोटी बच्ची खेत में घास काटने गई थी जब उसको उस रूह ने दोपहर के 3 बजे पकड़ लिया था, जबकि 3 बजे के वक्त काली शक्तियों की ताकत बहुत ही ज़्यादा होती है। उस बच्ची की उम्र करीबन 14 से 15 साल की थी। दादाजी तब उसकी नज़र झाड़ने के लिए गए थे। ये बात उन्होंने दादी को और पापा को बिल्कुल भी नहीं बताया था। जब वो नज़र झाड़ के वापस आए तो दादाजी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। उनको बुखार भी चढ़ गया था। दादी ने जब उनसे पूछा कि आखिर तुमको क्या हो गया है तो उन्होंने बताया कि वो पास वाले गांव में नज़र उतारने गए थे। वहाँ से लौटते वक्त तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रास्ते में उनके सर में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा और कंधा वगैरह भी दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके सर के ऊपर बैठा हुआ है। खैर, इस बात पर ज़्यादा ध्यान उस वक्त नहीं दिया क्योंकि दादाजी की तबीयत अक्सर नज़र उतारने के बाद ख़राब हो जाती थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया था वो हवा दादाजी के ऊपर ही आ जाती थी। इसलिए दादी ने भी उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। दादाजी ने खाना खाया और उसके बाद वो जाके सो गए। रात के करीबन 1 बजे जब दादाजी उठे, दादाजी को बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी और वो जब नींद में उठे तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके सर के ऊपर कोई बैठा हुआ है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बार बार उनको कोई नीचे की तरफ खींच रहा हो और मजबूर कर रहा है कि दादाजी दोबारा लेट जाए।
वो अपने बिस्तर से उठने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर किसी ने 100 से 150 किलो का वजन रख दिया हो। गर्दन एकदम नीचे झुकी जा रही थी। रात के अंधेरे में दादाजी जोर से चिल्ला भी रहे थे, लेकिन उनके गले से चिल्लाने की आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो दबाव इतना ज्यादा था। दादी जी पापा के साथ दूसरे कमरे में थीं। उनकी आवाज सुन के वो तुरंत भागते हुए उनके कमरे में आई, तो उन्होंने देखा कि दादाजी की गर्दन पूरी तरीके से झुकी हुई है और वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे हैं। दादी ने किसी तरह उनको उठाया और पानी पिलाया। अजीब तो तब लगा, दादाजी के कमरे में एक अलमारी थी जिसपे एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था। शीशे में जब उन्होंने दादाजी का अक्स देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। दादाजी ने देखा कि दादाजी के कंधे के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, जिसका चेहरा पूरा मुड़ा हुआ है, सफेद चेहरा, आंखें एकदम लाल, खुले बाल, और उस औरत ने एक भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। उस औरत ने अपने दोनों हाथों से दादाजी के सर को पकड़ रखा था और अपनी दोनों टांगों को उनके कंधे पर रख के वो उनके सर पर बैठी हुई थी। उस औरत ने शीशे की तरफ देखा तो उसकी नजर दादी से भी मिली। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। दादी ने किसी तरह कोशिश की और दादाजी को उठा के वो भगवान वाले कमरे में ले आई। तभी दादाजी की गर्दन धीरे धीरे सीधी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत वहां से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। धीरे धीरे उनकी गर्दन तो सीधी हो गई, लेकिन बुखार बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। उसी वक्त दादी ने पापा को वैद्य जी को बुलाने के लिए भेजा। वैद्य जी आए और उन्होंने पापा को दवाई दी। दवाई खाने के बाद तो पापा सो गए, लेकिन उनका बुखार 2 से 3 दिन तक रहा। उसके बाद ठीक हो गया। दादी ने यह घटना जब पापा को बताई तो पापा ने कहा था ये सब तो होना ही था, क्योंकि उस लड़की की नज़र झाड़ते वक्त उनको बहुत ही अजीब सा लग रहा था। जैसे जैसे उस लड़की की नज़र झाड़ते जा रहे थे, उनके सर में दर्द भी चालू होता जा रहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो समझ चुके थे कि उनके ऊपर वो हवा हावी हो चुकी है, लेकिन वो इतनी खतरनाक हवा थी इसका उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। उस आत्मा को दादाजी के ऊपर से उतरने में करीबन 1 हफ्ता लगा। आमतौर में 2 से 3 दिन में हवाएं उनके ऊपर से उतर जाती थी। दादाजी ने बताया था कि वो काफी ज्यादा तांत्रिक हवा थी, या फिर कोई ऐसी आत्मा जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, जिसको आम मंत्रों से कोई फर्क ना पड़ता हो। खैर, दादाजी इन सब झाड़ फूकों में थोड़ा आगे थे, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की झाड़ फूक की और फिर वो ठीक हो गए। उसके बाद वो हवा कभी भी दादाजी के ऊपर नहीं आई, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता था कि उनको कोई देख रहा है, या जब वो अकेले रात में सोते थे तो अचानक से चौंक के उठ जाते थे। ये चीज़ उनके साथ करीबन 6 महीने तक घटी और फिर वो भी ठीक हो गया। जब मेरे पिताजी ने मुझे ये घटना बताई तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मुझे ये नहीं पता था कि हमारे घर में ऐसा भी कुछ एक बार हो चुका था। हालांकि इस घटना को बताने के बाद मैं कभी भी अपने गांव वाले घर में अकेले नहीं रुकती थी। मैं जब भी उस गांव वाले घर में जाती थी तो हमेशा अपने मम्मी या पापा के साथ ही रुकती थी। दादाजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके साथ घटी हुई घटनाएं मैंने बहुत बार अपने गांव वालों से सुनी हैं। गांव वालों ने कई बार और भी घटनाएं बताई हैं, जो कि मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं उन घटनाओं को भूल चुकी हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ याद आया तो मैं हॉरर वाइब्स के माध्यम से आप लोगों से ये सारी घटनाओं को दोबारा शेयर ज़रूर करूंगी। इस घटना का बताया हुआ एक एक शब्द एकदम सच है और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी तीसरी घटना। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।